Hi everyone, welcome back to my channel Chem Talks by Pooja Malik. In today's video, we are going to discuss the previous year questions of the topic Bioinorganic Chemistry. बायोइनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन का टॉपिक डिटेल में डिस्कस किया. दैन सोडियम पोटेशियम पंप हमने डिस्कस किया एंड आफ्टर दैट वी ऑल्सो डिस्कस्ड अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन. आपको इन सभी टॉपिक्स के लिंक इस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. आप प्लेलिस्ट में जाके इनमें से कोई भी टॉपिक को स्टडी कर सकते हो. अब इन्हीं सब टॉपिक्स में से हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. इस वीडियो से आपको बच्चे ये बेनिफिट होगा कि आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको ये पता लग जाएगा एंड किस क्वेश्चन में कितना आपको आंसर लिखना है. So kindly watch the video and subscribe to my channel, and if you like the video, if you find it useful, just give it a thumbs up. Chalo. Now, first question which we are going to discuss related to this topic is, what are essential elements? Give biological role of zinc, copper and magnesium. This question has been asked in your exams for 3 marks. इसमें आपको ये सारे ही पॉइंट्स कवर करने हैं. सबसे पहले आप बताओगे कि एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो उसमें आप इसकी डेफिनेशन मेंशन करोगे. देखो, कोई भी अगर हम, क्योंकि बायोलॉजिकल सिस्टम में ही हम इन एसेंशियल एलिमेंट्स का रोल स्टडी कर रहे हैं, तो कोई भी बायोलॉजिकल सिस्टम हो उसके सर्वाइवल के लिए, उसकी ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए जो एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उन्हीं को हम एसेंशियल एलिमेंट्स बोलते हैं. क्योंकि वो, अगर फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो कुछ ना कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनके हमारे बॉडी में प्रेजेंट होने से हमारी बॉडी और अच्छे से फंक्शन कर पाती है. सारे ऑर्गन्स हमारे अच्छे से फंक्शन करते हैं, ठीक है, सारे सिस्टम्स हमारी बॉडी के अच्छे से वर्क कर पाते हैं. उन्हीं एलिमेंट्स को हम बोलते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स. ठीक है जी. फॉर एग्जांपल जब हमने हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन पढ़ा तो हमने क्या पढ़ा था, उसमें आयरन जो पोरफायरिन रिंग होती है उसके सेंटर में प्रेजेंट होता है. तो आयरन एक एलिमेंट ही तो है. अगर वो आयरन एलिमेंट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा हमारी बॉडी में, ब्लड में, हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन प्रोटीन्स के अंदर, तो हमारी बॉडी में ब्लड का कंपोनेंट तो फॉर्म ही नहीं हो पाएगा. जो मेन कंपोनेंट हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है. सो इसी तरह से ये सारे एलिमेंट्स जो एसेंशियल एलिमेंट्स में आते हैं इनका अपना इंपॉर्टेंट रोल होता है जो ये हमारी बॉडी को अच्छे से फंक्शन करने में हेल्प करते हैं. ठीक है जी. सो ये आपकी बेसिक डेफिनेशन हो गई. आप डेफिनेशन लिखोगे सबसे पहले इस आंसर में, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स मेंशन करोगे एसेंशियल एलिमेंट्स के, जैसे हमारा सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, वेनेडियम, कॉपर, जिंक, कोबाल्ट. These all come in the essential elements, and it doesn't cover only human body, it also covered all the other animals and also the plant system because they also come in the biological systems, right? चलो, अब आपसे उसने पर्टिकुलरली पूछा है कि आपको इसमें जिंक, कॉपर और मैग्नीशियम का बायोलॉजिकल रोल बताना है. तो आप इनके बारे में थोड़ा थोड़ा एक पैराग्राफ लिख दोगे छोटा सा, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा. जैसे अगर हम जिंक की बात करें तो मोस्टली सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए जिंक का प्रेजेंट होना इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए एसेंशियल एलिमेंट में काउंट होता है. ऑल्सो एंजाइम्स ऐसे बहुत सारे होते हैं जिनमें जिंक प्रेजेंट होता है एंड जिनकी वजह से बहुत सारी हमारी बॉडी में रिएक्शंस हो पाती है. फॉर एग्जांपल एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज. ठीक है, ये एनिमल्स के रेस्पिरेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड इस एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज का जो मेन एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होता है दैट इज जिंक. इसी तरह से एक और एग्जाम्पल हम देखें एंजाइम का, दैट इज कार्बोक्सीपेप्टिडेज. तो ये भी एक टाइप ऑफ एंजाइम है जिसके अंदर जिंक प्रेजेंट होता है एज मेटल आयन एंड ये एंजाइम बेसिकली पेप्टाइड बॉन्ड्स को ब्रेक करने में हेल्प करता है एंड ये पैनक्रेटिक जूस में प्रेजेंट होता है. सो हमारी बॉडी में इसका क्या रोल है, क्योंकि पैनक्रेटिक जूस में प्रेजेंट होता है तो ये प्रोटीन को मेटाबलाइज करने में हेल्प करता है. सो जिंक के कुछ इंपॉर्टेंट रोल्स आ गए. ये सभी पॉइंट जो आपको दिख रहे हैं आप इनको लिख सकते हो आंसर में. ठीक है जी. नेक्स्ट, रोल ऑफ कॉपर. अगर कॉपर की बात करें तो देखो, कॉपर भी सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है. इसके भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल्स हैं. ये भी ऐसे कुछ कंपोनेंट्स में प्रेजेंट होता है जो हमारी बॉडी को अच्छे से फंक्शन करने में हेल्प करते हैं. फॉर एग्जांपल एक हीमोसाइनिन नाम का प्रोटीन होता है जिसके अंदर कॉपर प्रेजेंट होता है. जो हीमोसाइनिन प्रोटीन होता है ये भी एक ऑक्सीजन कैरियर की तरह एक्ट करता है, बट जनरली ये एनिमल्स में हम इसको देखते हैं कि ज़्यादा यूजफुल होता है. ठीक है. इसी तरह से कॉपर
कुछ एंजाइम्स में प्रेजेंट होता है, जैसे जिंक प्रेजेंट है ऐसे ही कॉपर भी कुछ एंजाइम्स में प्रेजेंट होता है जिनकी फंक्शनिंग में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हमारी बॉडी से रिलेटेड, तो ब्रेन को अच्छे से फंक्शन करने में, स्किन की पिगमेंटेशन होने में कुछ एंजाइम्स रोल प्ले करते हैं, जिसका मेजर कंपोनेंट क्या होता है, कॉपर। अगर हम इसके हमारी बॉडी में कितनी रिक्वायरमेंट है उसकी बात करें, तो जो इसकी रिक्वायरमेंट है, अगर कॉपर उससे कम होता है तो ह्यूमंस में अनीमिया हो जाता है, क्योंकि कॉपर की कमी होने से आयरन की जो क्वांटिटी है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है जी। एंड इसी जगह अगर हम कॉपर एक्सेस में ले लेते हैं तो उससे हमारी बॉडी में एक डिजीज हो जाती है जिसको हम बोलते हैं विल्सन्स डिजीज। सो ये कॉपर का ओवरऑल रोल हो गया। नेक्स्ट एलिमेंट जिसका रोल हमें डिस्कस करना है दैट इज मैग्नीशियम। सो अगर मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम मैमल्स के ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके अंदर मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। अगर एनिमल्स की बात करें तो हमें पता है क्लोरोफिल जो होता है वो प्लांट्स को, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो हमें पता है उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है लीव्स में, जो उनको फोटोसिंथेसिस करने में एंड अपना फूड प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। अगर क्लोरोफिल ही नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। एंड ये जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है इसी के अंदर जो सेंट्रल मेटल आयन होता है रिंग के अंदर जो प्रेजेंट होता है दैट इज मैग्नीशियम ओनली। तो ऑब्वियसली इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर दी प्लांट्स। ऑल्सो जैसे जिंक और कॉपर बहुत सारे एंजाइम्स को फंक्शन करने में हेल्प करते हैं, ऐसे ही मैग्नीशियम भी ये रोल प्ले करता है। ठीक है जी। सो इसी के साथ आपके इंपॉर्टेंट रोल हो गया मैग्नीशियम का, एंड जो जो पॉइंट्स इसमें लिखे हैं ये आप अपने आंसर में मेंशन कर सकते हो। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, विच मेटल इज प्रेजेंट इन विटामिन B12। तो विटामिन B12 की अगर हम बात करें तो ये एक इम्पॉर्टेंट विटामिन होता है जो हमारी बॉडी में चाहिए होता है। सिर्फ विटामिन हमारे पास होते हैं A B C D E के, ऐसे ही विटामिन बी के फर्दर क्लासिफिकेशन भी होती है B1 B2 B6 B12 ऐसे कर करके। सो B12 भी एक इम्पॉर्टेंट विटामिन होता है एंड इसमें जो मेटल प्रेजेंट होता है सेंटर में दैट इज कोबाल्ट मेटल। सो ये 1 मार्क में सिंपली आपको इतना बताना है कि कौन सा मेटल प्रेजेंट है, तो आप इसमें क्या लिख दोगे आंसर में, दैट कोबाल्ट मेटल इज प्रेजेंट। क्लियर। नाउ थर्ड क्वेश्चन, what is the biological importance of calcium ions। चलो अगर हम डिस्कस करें अब यहाँ पे कैल्शियम का रोल, देखो कैल्शियम हमें पता है, अगर हम ह्यूमन बॉडीज की बात करें या मैमल्स की बात करें तो उनका जो स्केलेटल स्ट्रक्चर ही होता है बेसिक, जो हमारी बोन्स हैं, जो हमारा स्केलेटल बनता है वो बनता ही कैल्शियम से, उसका एक इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट कैल्शियम होता है। तो ऑब्वियसली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सेल वॉल्स होती हैं, बोन्स होती हैं, बहुत सारे ऐसे सेल्स होते हैं जो कैल्शियम की हेल्प से ही बन पाते हैं। ऑल्सो अगर हम ह्यूमन ब्लड की बात करें तो कैल्शियम आयंस जो हमारे ब्लड में हमें पता है प्लाज्मा एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, उसके अंदर कैल्शियम आयंस भी प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। एंड ऑल्सो ये कुछ एंजाइम्स में भी प्रेजेंट होते हैं जिनकी फंक्शनिंग में हेल्प करता है। और अगर हम हमारी बॉडी में मसल्स में देखें तो हमें पता है जब मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, कई बार मसल्स खिंच जाती है, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो जो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है वो कैल्शियम की हेल्प से ही हो पाता है। सो ये कैल्शियम के कुछ इंपॉर्टेंट रोल हैं। अब अगर हम बात करें उसकी एक्सेस से या उसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा, तो अगर हमारी बॉडी में एक्सेस हो जाता है कहीं भी कैल्शियम तो उसको हम बोलते हैं कैल्सिफिकेशन। अगर हमारी बॉडी में हमारे ब्लड में कैल्शियम की बहुत ज़्यादा अमाउंट इंक्रीज हो जाता है उसको हम कैल्सिफिकेशन बोलते हैं। अगर इसी जगह हमारे उल्टा हो जाए, रिवर्स हो जाए, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाए, तो हम एक डिजीज से सफ़र कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर डिजीज का नाम होता है टेटनी। सो ये आपको मेजर पॉइंट्स इससे रिलेटेड याद रखने हैं एंड ये सभी पॉइंट्स आप एग्जाम में लिख सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज नाइट्रोजिनेस, व्हाट रोल डज इट प्ले इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो बच्चों नाइट्रोजन फिक्सेशन वाली वीडियो में हमने सब ये डिटेल में स्टडी किया है, अगर आपको वो देखनी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर किसी की मिस हो गई है तो आप वहाँ से देख सकते हो। बाकी यहाँ पे हम दोबारा से इसको एक बार डिस्कस करते हैं। देखो नाइट्रोजिनेस का क्या रोल है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। देखो नाइट्रोजिनेस बेसिकली क्या होता है, एक एंजाइम होता है जो कि कैसे बनता है, आयरन सल्फर प्रोटीन यानी कि FeS प्रोटीन और मोलिब्डेन आयरन सल्फर प्रोटीन MOFS प्रोटीन, इन दोनों प्रोटीन से मिलकर नाइट्रोजिनेस एंजाइम बनता है।
यही नाइट्रोजनस एंजाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए ट्राई करते हैं। सो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। एंड जो हमारे एनवायरनमेंट में वैसे मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है जी। सो ऑब्वियसली ये क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। नाउ बच्चों इनके मार्क्स भी आप ध्यान रखना। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज नाइट्रोजनस वाला, क्योंकि ये इतना बड़ा इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं था, छोटा सा आंसर है, तो ये जनरली आपको 2 मार्क्स में पूछा जाता है, तो उसी के आप अकॉर्डिंग आंसर लिखोगे। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, व्हाट इज फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ बायो। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना है, अगर आपको 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सो सबसे पहले हम नाइट्रोजन फिक्सेशन की डेफिनेशन लिखेंगे। देखो, जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है वो N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो उस ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी, हमें बहुत ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी देनी पड़ेगी। वो नॉर्मली हम नहीं प्रोवाइड कर पाते सिंपल कंडीशंस में, है ना, उसके लिए हमें मॉडिफाइड कंडीशंस चाहिए होंगी। तो हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन को हम N2 की फॉर्म में तो यूज़ नहीं कर पा रहे, उसको हम यूजफुल फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। लाइक अमोनिया में कन्वर्ट कर लिया, यूरिया में कन्वर्ट कर लिया, हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर लिया, जिसको हम फर्दर यूज कर पाए कहीं ना कहीं। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो सबसे पहले आप नाइट्रोजन फिक्सेशन की डेफिनेशन लिखोगे, ये आपका 1 मार्क में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा है, व्हाट इज फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स की बात की है, कंडीशंस की बात की है कि किस किस कंडीशन पर नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। जब वो रिक्वायरमेंट पूरी होगी तभी नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। सो इसमें फर्स्ट कंडीशन है, बैक्टीरियल एंजाइम कॉल्ड नाइट्रोजिनेस कैटलाइसिस द प्रोसेस। यानी कि जब आपके पास नाइट्रोजिनेस एंजाइम प्रेजेंट होगा तभी ये रिएक्शन हो पाएगी, तभी नाइट्रोजन फिक्सेशन हो पाएगा। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। एंड नाइट्रोजनस एंजाइम का रोल हमने अभी अभी समझा भी है। सेकेंड कंडीशन, स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट सच एज फेरिडॉक्सिन बिहेव्स एज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर। यानी कि उस रिएक्शन में हमारे पास एक ऐसा रिडक्टेंट भी प्रेजेंट होना चाहिए जो कि इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह काम कर पाए, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, जो हमारे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है वो भी होता है, तो वो कौन हेल्प करने में करेगा, अगर यहाँ पे कोई ऐसा रिडक्टेंट प्रेजेंट होगा। थर्ड कंडीशन, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल एटीपी इन बायोलॉजिकल सिस्टम। हमें पता है एटीपी मॉलिक्यूल्स का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन जब हो रहा है तो उसमें जो एनर्जी यूटिलाइज होगी वो इस एटीपी मॉलिक्यूल्स के थ्रू ही हमें मिलती है। लास्ट कंडीशन इज ऑक्सीजन फ्री कंडीशंस। यानी कि अगर हम नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करें तो वो बहुत अच्छे से कब हो पाता है, जब ऑक्सीजन ना प्रेजेंट हो। ठीक है, यानी कि एनारोबिक कंडीशंस हो। सो इन चारों ही पॉइंट को आप फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स में लिखोगे एंड उसके बाद आप इसको 1-2 लाइन्स में और एक्सप्लेन कर सकते हो। उससे ज़्यादा आपको इस आंसर में लिखने की ज़रूरत नहीं है फॉर 3 मार्क्स। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, how N2 is converted into NH3 using molybdenum और टंगस्टन डाइनाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स। ये 2 ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन मेटल है, MO दैट इज मोलिब्डेनम एंड W दैट इज टंगस्टन। इनके कॉम्प्लेक्सेस बनाए जाते हैं, उनसे फिर हम N2 को NH3 में कन्वर्ट कर लेते हैं। इस आंसर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है एंड जो आपकी बुक में एक्सप्लेनेशन दिया भी हुआ है बच्चों वो काफ़ी कंफ्यूजिंग दिया हुआ है। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि इसमें बच्चों को इश्यूज आ रहे थे थोड़े से, सो इसको हम यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। एंड जो आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है आप उसको अपने एग्जाम में यूज़ भी कर सकते हो। मैंने कंप्लीट आंसर लिखा है, इसमें आपको फिर और पॉइंट्स ऐड करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। सबसे पहले हम ये मेंशन करेंगे कि भाई हमें ऐसा करना क्यों पड़ रहा है। तो जैसे कि अभी हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस डिस्कस किया, क्योंकि नॉर्मली हम नाइट्रोजन को यूटिलाइज नहीं कर पाते, उसको यूटिलाइज करने के लिए हम उसको N2 से अच्छा किसी और यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अमोनिया हमने उसमें कन्वर्ट कर लिया। इसी मेथड को हम क्या बोल रहे थे, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के 2 मेथड्स हो सकते हैं जो कि हमने वीडियो में कंप्लीटली डिस्कस भी किए थे, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन
एंड ए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमारे नेचुरल वेज आते हैं जिनको यूज करके हम नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, ठीक है जी। सेकेंड इज ए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो कि हम लैब में अलग अलग रिएक्शंस करा के नाइट्रोजन को कैसे फिक्स कर सकते हैं। उसी में से एक तरीका ये होता है कि हम मोलिब्डेनम या टंगस्टन के कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं जिनको फर्दर हम इस तरह से रिड्यूस करते हैं कि उसमें से हमें अमोनिया मिल जाता है। अब ये होता कैसे है इसको हम समझेंगे, इसको हम स्टेप वाइज समझेंगे कि हमने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए थे, तब जाके ये रिएक्शन हमें मिल पाए। सो इस रिएक्शन को करने के लिए हम कौन से कॉम्प्लेक्स लेंगे, हम इस मेटल के यानी कि मोलिब्डेनम या टंगस्टन के कॉम्प्लेक्सेस लेंगे। ऑब्वियसली उसमें नाइट्रोजन तो जुड़ा ही होगा और साथ में क्या जुड़े होंगे, मोनोडेंटेड फोस्फील लिगेंड्स, फॉर एग्जांपल PR3, PPH2Me, PHMe2, है ना। मतलब बेसिकली हमने वेरिएशन कर दिया कि हमने फॉस्फोरस से क्या वो जोड़े हुए ग्रुप्स, फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, उसके बेसिस पे अलग अलग फॉस्फीन लिगेंड्स हम प्रिपेयर कर सकते हैं। इन्हीं अलग अलग फॉस्फीन लिगेंड्स को यूज करके हम कॉम्प्लेक्सेस प्रिपेयर करेंगे। सो सबसे पहले जो रिएक्शन यूजफुल मिला, जहाँ पे हमें एक्चुअली में अमोनिया मिल पाया, वो रिएक्शन था जब हमने एक कॉम्प्लेक्स लिया सिस MN2 ट्वाइस PR3 4, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स जिसमें मेटल हमारा है तो मोलिब्डेनम हम लेंगे, टंगस्टन लेंगे, साथ में उससे N2 नाइट्रोजन जुड़ा होगा और साथ में PR3 मॉलिक्यूल्स जुड़े होंगे। इस कॉम्प्लेक्स का जब हम रिएक्शन कराते हैं विद H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ मिथेनॉल एज सॉल्वेंट एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड रिएक्शन कराने के बाद हम इसका डिस्टिलेशन करते हैं, तो इस प्रोसेस में ऑटोमेटिकली हमें मिलता है अमोनिया एंड साथ में हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है, जो कि आप रिएक्शन के थ्रू देख भी सकते हो। देखो रिएक्शन सिस Mn2 to PR3 4 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड CH3OH, तो आपको क्या मिल रहा है, N2 प्लस ट्वाइस NH3 प्लस 4PR3H HSO4, ये सब बेटा साइड प्रोडक्ट्स हैं, प्लस M6 प्रोडक्ट्स, यानी कि ऐसे और प्रोडक्ट्स भी बनेंगे जिसमें मोलिब्डेनम 6 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा। अब ये हमें पता ही है कि यहाँ पे मेटल क्या होगा, तो मोलिब्डेनम या टंगस्टन, और जो PR3 ग्रुप है वो मैंने आपको बताया भी कौन कौन से हम ले सकते हैं। सो ये एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट रहा। उसके बाद ये ऑब्जर्व किया गया कि जब हमने ये वाला सिस का पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स लिया, तो इसमें जब हमने मेटल टंगस्टन लिया तब तो बहुत अच्छी यील्ड आई, अमोनिया बहुत अच्छे अमाउंट में, क्वांटिटेटिव अमाउंट में प्रोड्यूस हुआ। बट इसी में जब हमने पर्टिकुलरली मेटल मोलिब्डेनम फिक्स कर दिया, तो उस टाइम पे देखा गया कि पहले जो यील्ड आ रही थी, अब अमोनिया की यील्ड उससे 2/3 आ रही थी। सो हमें तो टंगस्टन को भी यूज़ करके फिर एक्सपेरिमेंट करना था फर्दर, तो उन्होंने फिर टंगस्टन को यूज़ करके और एक्सपेरिमेंट करे और देखा कि हम कैसे उसकी यील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और अमोनिया की यील्ड को टंगस्टन के साथ भी इंक्रीज करने के लिए क्या किया गया, पहले हम रिएक्शन में H2SO4 के साथ रिएक्शन करा रहे थे कॉम्प्लेक्स का, अब हमने H2SO4 की जगह क्या यूज करना शुरू किया, HX। X हमें पता है ऑब्वियसली कोई भी हेलोजन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन हम नहीं लेते हैं। सो जब ये रिएक्शन कराया गया तो देखा गया कि एक आइसोडाइजीन इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनता है। इस आइसोडाइजीन इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स का जब हम फर्दर ट्रीटमेंट कराते हैं वापस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है, तो अब हमें अमोनिया मिलता है एज फाइनल प्रोडक्ट, यानी कि इसमें एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन भी होगा, तब जाके हमें टंगस्टन के साथ भी सेम यील्ड मिलेगी जो हमें पहले मोलिब्डेनम के साथ मिल रही थी, ठीक है। सो इस रिएक्शन को आप देखो, सिस MN2 PMe2PH4, यहाँ पे हमने HX देखो एक्सेस में लिया है, ठीक है, हेलो एसिड एंड साथ में मिथेनॉल एज सॉल्वेंट, और प्रोडक्ट क्या बना, N2 मॉलिक्यूल रिलीज हुआ, साथ में क्या बना, MX2 NNH2 PMePH3 प्लस PHMe2PH। सो ये जो MX2 वाला कॉम्प्लेक्स बना है यही बेटा क्या है आपका आइसोडाइजीन इंटरमीडिएट। सो आई थिंक आपको रिएक्शन क्लियर हो गया होगा। अब देखो इसी रिएक्शन में एग्जैक्टली जो ऊपर वाली रिएक्शन है उसमें अगर आप सिस की जगह ट्रांस आइसोमर ले लोगे ना टंगस्टन का, और फिर वापस HCl के साथ ट्रीट करोगे, मिथेनॉल सॉल्वेंट लोगे, तो उस केस में अमोनिया डायरेक्टली भी मिल जाता है। जैसे इसमें भी हमने क्या देखा कि अभी आइसोडाइजीन का इंटरमीडिएट बन रहा था, तो अगर हम वो इंटरमीडिएट भी नहीं बनाना चाहते, हमें डायरेक्टली अमोनिया ही चाहिए रिएक्शन में, तो हम क्या करेंगे, मेटल लेंगे टंगस्टन, आइसोमर लेंगे ट्रांस वाला और उसका HCl से रिएक्शन कराएंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, अमोनिया।
सो ये अलग अलग मेथड्स थे जहाँ पे हमने ट्रांजिशन मेटल मोलिब्डेनम और टंगस्टन को यूज़ करके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे, रिएक्शन कर करके देखे और देखा किस तरह से हमें फाइनली क्या मिल सकता है, अमोनिया इन इट्स यूजफुल फॉर्म. सो दिस वॉज ऑल अबाउट. You have to write in the answer number 6. Now question number 7. Discuss the biological role of sodium and potassium ions. सो अगर आपको सोडियम और पोटेशियम आयंस के बायोलॉजिकल रोल समझना है तो इसमें देखो, जो सोडियम पोटेशियम पंप के बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने बेसिक डिस्कस किया था ना, आपको वही लिखना है इस आंसर में कि भाई जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं वो ट्रांसपोर्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. अब हमें पता है जो किडनीज है उसका रोल ही ट्रांसपोर्ट सिस्टम में होता है, तो किडनीज की फंक्शनिंग तो तभी अच्छे से हो पाएगी ना जब इन आयंस वगैरह का ट्रांसपोर्ट अच्छे से हो पाएगा, तो ये वहाँ रोल प्ले करते हैं. अगर इनकी कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो ये हमने डिस्कस किया है कि जो पोटेशियम आयंस होते हैं वो सेल के अंदर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं एंड पोटेशियम वहाँ ज़्यादा होता है, सोडियम कम. जबकि हम सेल के बाहर वाले फ्लूइड्स की बात करें तो वहाँ सोडियम ज़्यादा कंसंट्रेटेड होता है और पोटेशियम कम प्रेजेंट होता है. अगर हम इनके सिस्टम्स में, बायोलॉजिकल सिस्टम्स में रोल की बात करें तो जो सोडियम आयंस होता है वो एंजाइम्स की एक्टिवेशन में भी हेल्प करता है, हमारे ब्लड प्लाज्मा का मेजर कंपोनेंट भी होता है. अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स के ट्रांसपोर्ट में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इसी तरह से अगर हम पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम भी एंजाइम्स के एक्टिवेशन में हेल्प करता है, कुछ पर्टिकुलर एंजाइम्स के. ये भी ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है और ये प्रोटीन सिंथेसिस में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो ये सब पॉइंट्स आप इस आंसर में मेंशन कर सकते हो. ये वाला क्वेश्चन आपको जनरली 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, तो ये 2 मार्क्स के हिसाब से आपका इतना मैटर इनफ रहेगा. Now moving on to the 8th question. What is sodium potassium pump and why is it electrogenic in nature? सो बच्चों, अगर किसी का सोडियम पोटेशियम पंप वाला वीडियो मिस हुआ है, जो इस लेक्चर को नहीं देख पाया, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से प्लीज़ देखिएगा. बट यहाँ पर भी मैं एक बार आपको फटाफट से रिविजन करा देती हूँ सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है. सो अगर हम सोडियम पोटेशियम पंप की बात करें तो इसको समझते हैं ये होता क्यों है. देखो, अभी हमने क्या डिस्कस किया, जब Na और K+ आयंस का रोल डिस्कस किया कि सेल के अंदर K+ ज़्यादा प्रेजेंट होता है एंड Na+ यानी कि सोडियम आयंस कम प्रेजेंट होते हैं. जबकि सेल के बाहर वाले यानी कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड्स की बात करें तो वहाँ सोडियम आयन ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, पोटेशियम आयन कम प्रेजेंट होते हैं. अब यहाँ पर तो क्या हुआ, देखो कंसंट्रेशन में चेंजेस आ गए, यानी कि एक इसको हम बोल सकते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो गया अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन से अंदर अलग है कंसंट्रेशन, बाहर अलग है, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो गया. यानी कि अब यहाँ पे कंसंट्रेशन बैलेंस नहीं है, तो उसको बैलेंस करने के लिए कहीं ना कहीं मूवमेंट शुरू हो जाएगा. तो जो सोडियम आयंस होते हैं वो सेल के अंदर मूव करने लग जाते हैं. अब जब सेल के अंदर सोडियम आयंस एक्सेस हो जाएंगे तो उन्हें वापस भी पंप आउट करना पड़ेगा. तो ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है. इन्हीं सोडियम और पोटेशियम आयंस का अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन जो ट्रांसपोर्ट होता है, उसी मूवमेंट को और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप. सो क्या होता है सोडियम पोटेशियम पंप, उसमें आप ये सब पॉइंट्स लिख सकते हो. अब अगर हमें सेकेंड पॉइंट डिस्कस करना है, दैट व्हाई इज इट इलेक्ट्रोजेनिक इन नेचर, तो उसके लिए हमें पूरा समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है रिएक्शन. देखो, हमने बोला कि सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हुआ. दैट मीन्स कि आयंस का ट्रांसफर हो रहा है, आयंस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. अब ये आयंस का ट्रांसपोर्ट हो कैसे पाता है? नॉर्मली ये इन आयंस का ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता कि खुद हो जाएगा. उन आयंस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें कुछ एनर्जी भी तो देनी पड़ेगी. वो एनर्जी आएगी कहाँ से? देखो, जो एटीपी मॉलिक्यूल्स होते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, हमें पता है ये एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स होते हैं. अगर हम इनका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो एक तो एडीपी मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो जाते हैं, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, और साथ में एनर्जी भी रिलीज होती है. यही एनर्जी क्या करती है, इन सोडियम और पोटेशियम आयंस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है. अब जब भी एक एटीपी का मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइज होता है तो ये आपको याद रखनी है, कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लाइन आपको पर्टिकुलरली एग्जाम में लिख के ही आनी है बोल्ड में, दैट व्हेन ईच एटीपी मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइसिस 3 sodium ions are pumped out of the cell and 2 potassium ions are pumped inside the cell. ठीक है जी, ये आपका नेट रिएक्शन, इसको आप देख भी सकते हो. ATP 4- है,
H2O हाइड्रोलाइसिस के लिए, साथ में 3 Na+ जो पहले अंदर थे और जो 2 पोटेशियम आयन आउटसाइड थे। रिएक्शन के बाद 2 पोटेशियम आयंस अंदर चले गए और 3 सोडियम आयंस बाहर आ गए और साथ में क्या फॉर्म हुआ, ADP3+ प्लस फॉस्फेट ग्रुप। सो ये आपका नेट रिएक्शन हुआ। सो इसमें बच्चों आपका जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर छुपा हुआ है कि इलेक्ट्रोजेनिक होता क्यों है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो अगर हम रिएक्शन देखें तो पहले जो अंदर 3 सोडियम थे वो बाहर आ गए, यानी कि 1 सोडियम आयन एक्स्ट्रा बाहर आया, जबकि अंदर सिर्फ 2 ही पोटेशियम आयन गए। 3 तो प्लस चार्ज बाहर आए और उसके बदले अंदर कितने गए, सिर्फ 2 चार्ज, यानी कि 1 चार्ज प्लस एक्स्ट्रा बाहर आ गया ना। सो इसमें यही होता है कि जब भी हर बार जब भी ATP हाइड्रोलाइज होगा, हर साइकिल में एक पॉजिटिव चार्ज नेट रिजल्ट में मूव आउट कर जाएगा, यानी कि हमेशा हर साइकिल के बाद एक प्लस चार्ज बाहर एक्स्ट्रा बढ़ता चला जाता है। तो जो सेल मेम्ब्रेन है उस पर ये एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता रहता है आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन एंड इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन नेगेटिव चार्ज गेट्स एक्यूमुलेटेड। इसी की वजह से अब सोडियम पंप न्यूट्रल नहीं रहता, इट बिकम्स इलेक्ट्रोजेनिक इन नेचर। सो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में तो आप ये सारी कंडीशंस मेंशन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर मेटालोपोरफायरिन्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। सो इस क्वेश्चन में बच्चों सबसे पहले आपको ये बताना ज़रूरी है मेटालोपोरफायरिन्स एक्चुअली में होते क्या है। देन उसी के एग्जाम्पल को समझते समझते हम डिस्कस करेंगे कि हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद मेटालोपोरफायरिन्स। अगर मेटालोपोरफायरिन्स की बात करें तो ये वाला आपका जो मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन का वीडियो है पार्ट 1, उसमें बहुत ही डिटेल में ये टॉपिक कवर्ड है। अभी हम इसको ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। देखो, जो मेटालोपोरफायरिन होते हैं वो पोरफायरिन रिंग्स से बनते हैं। अब ये पोरफायरिन रिंग्स क्या होती हैं? ये पोरफायरिन रिंग्स बेसिकली मैक्रोसाइक्लिक रिंग्स होती हैं, बड़ी बड़ी साइक्लिक रिंग्स होती हैं। ये पोरफायरिन्स एक्चुअली में पोरफीन से बनती है। अब ये पोरफीन क्या है? एक पोरफीन में 4 पायरोल रिंग्स होती हैं जो कि एक दूसरे से मिथीन ब्रिजेस से जुड़ी होती हैं एंड ये जो 4 पायरोल रिंग्स हैं इनके ऊपर कुछ सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अब वो सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोजन होते हैं। नॉर्मली अगर हम हाइड्रोजन की जगह कोई और सब्स्टिट्यूएंट लगा दें, लाइक कोई एल्काइल ग्रुप लगा दें या कोई नाइट्रोजन रिलेटेड ग्रुप लगा दें, तो वो इसके सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह काम करेंगे एंड उस केस में इस रिंग को हम क्या बोलेंगे? पोरफायरिन रिंग। अब इस पोरफायरिन रिंग के सेंटर में आके अगर कोई मेटल उसकी कैविटी में अपनी जगह बना लेता है, उसकी कैविटी में अगर कोई मेटल आयन आके जुड़ जाता है, उस केस में हम इसी पोरफायरिन रिंग को क्या बोल देते हैं? मेटालोपोरफायरिन रिंग। तो ये हो गया मेटालोपोरफायरिन रिंग की डेफिनेशन। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन को इसी क्वेश्चन से रिलेटेड क्यों पूछा गया, इसी के साथ में क्यों पूछा गया, उसका रीजन बच्चों ये है कि जैसा हम जानते हैं हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन वो भी मेटालोपोरफायरिन रिंग से ही मिलके बनता है। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में आयरन पोरफायरिन रिंग्स प्रेजेंट होती है, यानी कि जो इसमें मेटल प्रेजेंट होता है कैविटी में दैट इज आयरन इन दी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इन दोनों रिंग्स के बारे में और इन दोनों प्रोटीन्स के बारे में, बेसिकली हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन 2 प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। वो हमारी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में और उसके स्टोरेज में। तो उन दोनों में इंडिविजुअली अगर हम उनकी प्रॉपर्टीज देखें तो वो कैसे एक दूसरे से क्लैश करती हैं, कैसे डिफरेंस करती हैं, वो हमें इस आंसर में लिखना है। सो जैसे कि आप देख सकते हो टेबल में डिफरेंसेस। फर्स्ट पॉइंट, जो हीमोग्लोबिन होता है कंपेयर टू मायोग्लोबिन, ये एक लार्जर प्रोटीन होता है एंड इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है अप टू 64,500 यूनिट्स। अगर मायोग्लोबिन की बात करें तो ये एक स्मॉलर प्रोटीन होता है एंड इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली नियर 17,000। अगर स्ट्रक्चर की बात करें कि ये बनता कैसे है, तो जो हीमोग्लोबिन होता है उसके अंदर हीम ग्रुप की 4 सब यूनिट्स होती हैं। ये चारों सब यूनिट्स में एक एक हीम ग्रुप प्रेजेंट होता है और हर हीम ग्रुप एक प्रोटीन ग्लोबिन चेन से जुड़ा होता है, ठीक है जी। इस चेन में अब हीमोग्लोबिन में जो 4 चेन्स होती हैं उसमें जो प्रोटीन्स जुड़े होते हैं उनमें से 2 में अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं और 2 में बीटा अमीनो एसिड्स की चेन होती है। अगर मायोग्लोबिन की बात करें तो इसमें सिर्फ एक ही हीम ग्रुप होता है, यानी कि इसमें कोई अलग अलग सब यूनिट्स नहीं होती, सिर्फ एक ही यूनिट है जो कि हीम ग्रुप की है एंड उस हीम ग्रुप से उसकी अपनी एक पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन चेन जुड़ी हुई है।
नेक्स्ट डिफरेंस अगर हम देखें तो जो हीमोग्लोबिन है उसके रोल की बात करें हमारी बॉडी में, उसका क्या रोल है, तो हीमोग्लोबिन ब्लड में प्रेजेंट होता है एंड ये क्या करता है, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। जबकि मायोग्लोबिन ये मसल्स में ऑक्सीजन को स्टोर करने के लिए हेल्प करता है, यानी कि मसल्स में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो मायोग्लोबिन प्रोटीन से बाइंड होकर ही प्रेजेंट होती है, क्योंकि मसल्स में जो पार्शियल प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, उस टाइम पे हीमोग्लोबिन इतना इफेक्टिवली ऑक्सीजन को बाइंड नहीं कर पाता, तो हीमोग्लोबिन से जो ऑक्सीजन निकलती है वो मायोग्लोबिन से बाइंड कर जाती है। इसको आप नेक्स्ट पॉइंट से भी रिलेट कर सकते हो, दैट हीमोग्लोबिन हैज लोअर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन एट लोअर पार्शियल प्रेशर, यानी कि जब पार्शियल प्रेशर कम होता है उस टाइम पे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड नहीं कर पाता, जबकि मायोग्लोबिन लोअर पार्शियल प्रेशर में भी ऑक्सीजन को अच्छे से बाइंड कर लेता है, जो कि मसल सेल्स में होता भी है। ओके, नाउ अनदर डिफरेंस इज, अगर हीमोग्लोबिन की बात करें तो ऑब्वियसली वो 4 सब यूनिट से मिलकर बना है, तो इट इज अ टेट्रामर एंड इट इज प्रेजेंट इन द ब्लड, it is the main constituent of the blood, so obviously it is systematically present over all the body. And if we talk about myoglobin, it is a monomer, it is made of from a single unit of heme group and it is mainly present in the muscle cells where its role is to store the oxygen. और जब हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम रनिंग कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमारे एकदम से ब्रीथिंग बहुत ही हम शॉर्ट ब्रेथ्स लेना शुरू कर देते हैं ना, क्योंकि हमें ऑक्सीजन की कमी फील होती है, तो उस टाइम पे जो हमारी मसल सेल्स में ऑक्सीजन स्टोर होती है मायोग्लोबिन में, उसी को हेल्प से ही हम रेस्पिरेशन प्रॉपरली कर पाते हैं। सो these were the important differences between the hemoglobin and myoglobin. Now let's move on to the next question. Question number 10. Discuss role of myoglobin and hemoglobin in biological systems. So अगर हम अपने systems की बात करें उसमें देखें हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन कैसे रोल प्ले करता है, तो बच्चों ये वाले क्वेश्चन में आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा था कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ से आपके आंसर नोट डाउन कर सकते हो। जो आंसर यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, आई थिंक इट विल बी इनफ फॉर अ 3 मार्क्स आंसर। अगर आप ये पूरा मैटर लिख आते हो एग्जाम में तो आपको और कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। इन पॉइंट्स को समझते हैं हम। देखो हमें पता ही है, पहले हम जनरल बात बताएंगे कि जो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन होते हैं वो हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए और उसकी स्टोरेज के लिए। हमें पता है हीमोग्लोबिन जनरली ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है और मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को स्टोर करता है टिश्यूज में। अब जब हम इनहेल करते हैं, यानी कि रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रहा है और हम सांस ले रहे हैं, वी इनहेल दी ऑक्सीजन, है ना बच्चों, उस टाइम पे क्या होगा, जो लंग्स हैं उसमें ऑक्सीजन आई, अब वो ऑक्सीजन लंग्स से हमारी पूरी बॉडी के टिश्यूज में ट्रांसपोर्ट होनी है, तो वो टिश्यूज में जाती है, हीमोग्लोबिन उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है एंड उसके बाद जब हमारी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होती है वो वापस टिश्यूज से लंग्स में आती है और लंग्स उसको एक्सेल कर देता है, तो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का क्या रोल है, जो लंग्स में ऑक्सीजन आती है वो हाई पार्शियल प्रेशर पर आती है, तो उस टाइम पर ऑक्सीजन ब्लड में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन प्रोटीन से बाइंड कर जाता है और क्या बना लेता है, HBO2 कॉम्प्लेक्स। यही HBO2 कॉम्प्लेक्स पूरी बॉडी में अलग अलग टिश्यूज के पास जाके ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। अब ये ऑक्सीजन पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है, जब ये टिश्यूज में जाती है ऑक्सीजन तो टिश्यूज में पार्शियल प्रेशर कम होता है, वहां पे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करके नहीं रख पाता और ये ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है, तो जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं वो हीमोग्लोबिन में से डिसोसिएट हो जाते हैं। इसके लिए आप इक्वेशन भी देख सकते हो, बस ये सिंपल इक्वेशन आपको लिखनी है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड करना ही नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब ऑक्सीजन रिलीज हुई, टिश्यूज में गई, अब हीमोग्लोबिन तो ऑक्सीजन को स्टोर नहीं कर पा रहा, तो स्टोर करने के लिए हमें कोई और प्रोटीन चाहिए होगा, वो प्रोटीन मायोग्लोबिन होता है। ये जो ऑक्सीजन डिसोसिएट हुई ये मायोग्लोबिन की हेल्प से टिश्यूज में स्टोर हो जाती है। मायोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को लेता है और स्टोर करके रखता है जब तक कि हमारी बॉडी को एक्सटर्नल और ऑक्सीजन की जरूरत ना पड़े। ठीक है जी, अब इसका रीजन हमने भी समझ ही लिया कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मायोग्लोबिन की ऑब्वियसली एफिनिटी ज्यादा होती है ऑक्सीजन को स्टोर करने के एट लो पार्शियल प्रेशर एज कंपेयर टू हीमोग्लोबिन। अब ये ऑक्सीजन
जो टिश्यूज़ में डिफ्यूज़ हुई है ये फर्दर हम यूज़ कर पाते हैं। जैसे हम फूड हम खाते हैं, है ना, उसमें क्या होता है, ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, C6H12O6। तो जब रेस्पिरेशन होता है तो यही तो होता है, जो ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके फर्दर ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपलर कंपोनेंट्स में, और उस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है जिसकी वजह से हम अपनी एक्टिविटीज़ कर पाते हैं, अपने डेली फंक्शंस कर पाते हैं, सारे काम कर पाते हैं। और साथ में इसमें CO2 प्रोड्यूस होती है और वाटर प्रोड्यूस होता है। तो जो CO2 इसमें प्रोड्यूस होती है, अब यही CO2 वापस अब टिश्यूज से निकल के कहाँ ट्रांसपोर्ट होगी, लंग्स से, एंड लंग्स के थ्रू ये हम एक्सेल आउट कर देते हैं। सो दिस इज द होल प्रोसेस हाउ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन plays an important role in our body. Now question number 11, what is cooperativity of hemoglobin? बच्चों कोऑपरेटिविटी वाले टॉपिक की बात करें तो हमें पता ही है कि ये पहले वाले टॉपिक से काफ़ी रिलेटेड है, जिसमें हमने भी हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का रोल पढ़ा। ठीक है, तो होता क्या है हमें पता है, बेसिकली होता क्या है, अगर हम पोरफायरिन की बात करें, जो यहाँ पे हमारी मेटलोपोरफायरिन प्रेजेंट होती है हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में, दैट इज आयरन पोरफायरिन। ठीक है, यानी कि पोरफायरिन रिंग है, सेंटर में जो उसकी कैविटी है उसमें आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है। जब सिंपल यहाँ पे हमारी मेटलोपोरफायरिन में आयरन प्रेजेंट है, उसके 4 बॉन्ड्स तो नाइट्रोजन से हो रहे हैं। ठीक है, जो हमारी पायरोल रिंग्स के नाइट्रोजन है। जो 5th साइड होती है उस पर क्या जुड़ी होती है, प्रोटीन चेन जुड़ी होती है। एंड इसकी 6th साइड जो वेकेंट होती है, अगर उस पर ऑक्सीजन आके जुड़ जाता है तो हम उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं, एंड उस पर ऑक्सीजन नहीं जुड़ा होता तो हम उसको डीऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। सो बच्चों, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 हीम साइट्स हैं, है ना, 4 सब यूनिट्स हैं, तो उन चारों से ही ऑक्सीजन जुड़ा होना चाहिए, तभी हम उसको एक्सी हीमोग्लोबिन बोल पाएंगे। अब ये चारों ऑक्सीजन जुड़ते कैसे हैं, वहीं पे कोऑपरेटिविटी इफेक्ट का रोल आता है। देखो, अगर हम एक सिंपल डीऑक्सी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की बात करें, जब ऑक्सीजन नहीं जुड़ा हुआ है, उस टाइम पे जो आयरन होता है Fe2+, वो प्लेन के ऊपर होता है, यानी कि जो रिंग की कैविटी है उसके ऊपर होता है, क्योंकि उसका साइज काफी बड़ा होता है। जब 6 साइड पे आके ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जुड़ जाता है तो रिंग थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, एंड जो आयरन है जो अबव द प्लेन था वो इनसाइड द रिंग, इनसाइड द कैविटी आ जाता है। ये जो एडजस्टमेंट हुआ आयरन का इन द प्लेन में, जब आयरन का मॉलिक्यूल आयरन का आयन आ गया, उस टाइम पे जो प्रोटीन चेन जुड़ा हुआ है उसमें भी मोशन होता है। एंड वो मोशन इस तरह होता है कि पहले तो एक भी ऑक्सीजन नहीं जुड़ पा रहा था, अब जब पहला ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो वो बाकी ऑक्सीजन के लिए भी मॉडिफाई हो जाता है, जगह बना लेता है। यानी कि जितने ऑक्सीजन जुड़ते रहेंगे, नेक्स्ट ऑक्सीजन के जुड़ने की पॉसिबिलिटी और अच्छी हो जाएगी। इसी को तो हम कोऑपरेटिविटी बोलते हैं, कोऑपरेशन बोलते हैं, कि एक ने कोऑपरेट किया दूसरे ने भी किया। सो वही यहाँ पे होता है। ठीक है, सो हीमोग्लोबिन में 4 हीम मॉलिक्यूल्स होते हैं। ऑक्सीजन जब जुड़ता है, पहले एक ऑक्सीजन जब बाइंड करेगा, उस इंटरेक्शन से क्या हेल्प होगी, जो सेकेंड हीम साइट है वहां पे भी ऑक्सीजन की बाइंडिंग इजीली हो पाएगी। यही चेंजिंग को ही हम क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिविटी। ठीक है जी, सो इसमें आप इक्वेशंस भी देख सकते हैं। हीमोग्लोबिन पहले फर्स्ट ऑक्सीजन से बाइंड होगा तो HbO2 बनेगा, फिर HbO2 फर्दर नेक्स्ट ऑक्सीजन से बाइंड होकर HbO2 बनाएगा, देन HbO2 देन HbO2 सो दीज आर दी कोऑपरेटिविटी इक्वेशंस। सो इस आंसर में आप यही मेंशन करोगे, ये सब इक्वेशंस एंड ये पूरा एक्सप्लेनेशन कि कोऑपरेटिविटी होती क्या है। यहाँ पर बच्चों उसने एक पर्टिकुलरली मेंशन किया है कि आपको हीमोग्लोबिन के लिए कोऑपरेटिविटी बतानी है, बट आप लोगों को ये पता ही है कि मायोग्लोबिन में सिर्फ एक ही हीम ग्रुप होता है, तो उसमें ऑब्वियसली एक ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जुड़ना है, तो वहां पर तो कोऑपरेटिविटी की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, इसलिए यहाँ पे सिर्फ हम हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज बोहर इफेक्ट। बच्चों, अगर हम बोहर इफेक्ट की बात करें तो हमें पता है ये कोऑपरेटिविटी से रिलेटेड होने के बाद हम इसको समझते हैं, लाइक हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन कौन अच्छे से ऑक्सीजन को बाइंड करता है, कैसे उनकी कोऑपरेटिविटी होती है, कैसे ऑक्सीजन जुड़ता है, उसके बाद हम बोहर इफेक्ट को समझ सकते हैं। सो देखो, हमें पता है कि हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी होती है वो ऑक्सीजन के लिए हाई पार्शियल प्रेशर पे क्या होती है, ज़्यादा होती है, लो पार्शियल प्रेशर पे कम होती है, जबकि मायोग्लोबिन लो पार्शियल प्रेशर पे भी ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है ना। अब ऑक्सीजन की जो एफिनिटी है हीमोग्लोबिन से जुड़ने की, यानी कि हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन गेन कर पाएगा, किस किस सिचुएशन में जुड़ पाएगा, उसमें एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो रोल प्ले करता है, दैट इज pH।
ठीक है जी। जिस मीडियम में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड कर रहा है, अगर हम उसके पीएच को चेंज कर दें तो उससे ऑक्सीजन की एफिनिटी भी चेंज हो जाएगी। हो सकता है ऑक्सीजन अब अच्छे से ना जुड़ पाए। तो इसके लिए अगर आपको एग्जाम में आता है तो बोहर इफेक्ट में आपको सीधा सीधा इसकी डेफिनेशन लिखनी है कि होता क्या है। इसको हम पीएच सेंसिटिविटी इफेक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पीएच से रिलेटेड है। तो जैसे ही हमारा मीडियम जिसमें हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन इंटरैक्ट कर रहा है, अगर हम उसका पीएच चेंज कर देते हैं तो ऑक्सीजन एफिनिटी भी चेंज आती है। अगर हम पीएच को डिक्रीज कर देंगे तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से जुड़ने की जो टेंडेंसी है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसी को हम बोहर इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, हमें पता है जो ब्लड होता है वो एक बफर सॉल्यूशन होता है। ठीक है जी। सो ब्लड में अगर हम पीएच डिक्रीज भी करते हैं तो उसमें एकदम से ऐसा तो नहीं कि बहुत पीएच डिक्रीज होगा, बहुत ही छोटा सा वेरिएशन आता है, बहुत ही स्लो वेरिएशन आता है पीएच का। ठीक है, वो भी कब आता है, जब हमें पता ही है कि रेस्पिरेशन हो रहा है तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो रहे हैं, उस टाइम पे वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या रिलीज करते हैं, CO2। तो ये CO2 मसल्स में ही तो प्रोड्यूस होती है। जब ये CO2 प्रोड्यूस होती है मसल्स में तो ये क्या करती है, उस मीडियम का पीएच डिक्रीज कर देती है। उस मीडियम का पीएच डिक्रीज होता है तो ऑब्वियसली हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से जुड़ने की टेंडेंसी भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। With this, we have covered all the important questions of the myoglobin, hemoglobin, nitrogen fixation and sodium potassium pump. इसके अलावा जो भी छोटे मोटे टॉपिक्स या और भी कुछ अगर इम्पॉर्टेंट टॉपिक मिस हुए होंगे तो वो सब आपको वीडियो लिंक्स में मिल जाएंगे। अगर कोई भी टॉपिक में डाउट है, किसी भी एक्सप्लेनेशन में आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। थैंक यू।